मुलायम सिंह यादव का परिचय है राम भक्तों पर गोली चलवाने का। मुलायम सिंह यादव का परिचय है उत्तराखंड में जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था, गोली कांड। वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, प्रदर्शनकारी, उनको गोलियों से भुना गया। कहाँ से मायावती को उठाया गया था और उनके साथ क्या किया गया था। मुलायम सिंह यादव का परिचय इसमें भी आता है कि जब उनकी जीत होती थी तो दलितों की बस्तियों में आग लगाकर जश्न मनाया जाता था। ये है मुलायम सिंह यादव का परिचय और इसको इंडोर्स किया है मोदी सरकार ने, उन्हें पद्म विभूषण देके। नोटबंदी भी 2016 में हुई थी। पाकिस्तान की हालत देखो, दोनों चीज़ों में कोई संबंध नहीं है। आप जो है पेट से उदर वायु निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आकाश में उल्का पिंड टूट रहा है और दोनों का संबंध है। आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने नया संसद बनवाया इसीलिए उसके कुछ साल बाद देखो तो कर्तव्य पथ बना और उसके कुछ साल बाद इलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ने 40,000 एम्प्लॉय फायर कर दिए। शरद पवार की याद कीजिए, 2017 में उसको भी पद्म विभूषण दिया गया था और पूरा ऐसे दिखाया गया था कि अब देखना महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा। मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीस के 2 दिन के मुख्यमंत्रित्व के बाद ही दिख गया था। अजित पवार ने जो काटा था उनका। सैयद अली शाह गिलानी वो भी मर गया बेचारा, उसको भी दे दो। तो भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यादव वोट बैंक है, वहाँ कश्मीर का मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें भी सेंधमारी करने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। बलात्कार का एक केंद्र रहा है अजमेर शरीफ, हिंदुओं को काटने के लिए वहां से संचालित किए गए हैं, उसी दरगाह से उनका रिश्ता रहा है। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। खूनियों के समर्थक सड़कों पर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल भी सर्तन से जुदा के नारे लगे हैं। आप ऐसे जगहों पे चादर भेज करके किसको इंडोर्स कर रहे हैं। कल को कोई और नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए तो उसकी गर्दन काट देना। गला कट जाए तुम्हारा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा। काहे भाई, प्रधानमंत्री व्यस्त आदमी है, उसको राफेल भी खरीदना है, उसको बाइडेन को भी देखना है, पुतिन को भी संभालना है, सब कुछ है। यही तर्क देते हो ना। फिर ये चादर देने के लिए कहाँ समय निकल आता है उसके पास। आप रेप सेंटर्स को इंडोर्स कर रहे हैं मोदी जी, जब आप अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रेप सेंटर्स को और सर्तन से जुदा का नारा लगाने वाले और वहां से निकलकर मोहम्मद रियाज और गौस ने जो गर्दन काटी कन्हैया लाल का, उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं और हमारी आंखें बंद नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोदी जी के उन समर्थकों का जो महाभारत में भीष्म के इस मीम का एक पर्याय बन के रह गए हैं, जिसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा जन्म ही घायल होने के लिए ही हुआ है। और दूसरा एक मीम है कि जो ये मास्टर स्ट्रोकों की बात होती है और उसमें भीष्म जो है शरसैया पर लेटे हुए हैं और तीर पे तीर लगे जा रहे हैं। और संदर्भ क्या हुआ मैं बता देता हूँ कि पिछले सप्ताह जो है 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक तो है कि अजमेर में चादर भेजी है मोदी जी ने, चिश्ती रंग का चादर है जो भगवा रंग है। और अजमेर शरीफ पिछले वर्ष जो है काफ़ी चर्चा में आया था और पिछले वर्ष 2 कारणों से चर्चा में आया था कि 1991 में अजमेर शरीफ जो है वहाँ से स्कूली बच्चियों के बलात्कार का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के और मतलब वहाँ का जो भी क्षेत्रीय कांग्रेस था उसके नेता इसमें शामिल थे। और वो सारा का सारा अजमेर शरीफ से संगठित रूप से हो रहा था। और उसमें लड़कियां जो भी थी वो हिंदू परिवारों की थी, रसूखदार परिवारों की थी और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था उनकी फ़ोटो लेकर के। एक छोटी पत्रिका वाले ने उस पर एक स्टोरी की थी जिसको अब रिवाइव होके अब जो है चर्चा में थोड़ी बहुत आ रही है जब अजमेर शरीफ की बात हुई। और दूसरा फिर जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी, सर्तन से जुदा वालों ने जो उनका गर्दन मोहम्मद गौस और रियाज ने काटा था, तो उसके कारण आया था। और वहाँ जाने वाले हिंदू ही अधिकतर होते थे। 60% तक जो है उनकी अर्निंग जो है गिरती है। एक तो ये घटना हुई और दूसरी इससे भी बड़ी घटना या दुर्घटना कह लीजिए कि 25 जनवरी की संध्या को यह समाचार आया कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जो है मोदी सरकार ने रिकमेंड किया है देने के लिए।
इन्हीं दोनों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का परिचय, हालांकि जो अभी के 2000 के बाद पैदा हुए हैं या 1995 के बाद पैदा हुए, उन्हें नहीं पता होगा कि मुलायम सिंह यादव जो है कौन थे या कौन था। मुलायम सिंह यादव जो है जिस तरह से बिहारियों के लिए लालू प्रसाद यादव था, उसी के रेंज में आप कह सकते हैं कि घोर जातिवादी राजनीति जब उत्तर भारत में उसकी बात चलती है तो उसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का आता है, और फिर उसमें MOI समीकरण और ये सब की बातों में इन दोनों का नाम प्रमुखता आता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का परिचय वह नहीं है। मुलायम सिंह यादव का परिचय है राम भक्तों पर गोली चलवाने का। मुलायम सिंह यादव का परिचय है उत्तराखंड में जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था, गोली कांड, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, प्रदर्शनकारी, उनको गोलियों से भुना गया। ये है मुलायम सिंह यादव का परिचय। मुलायम सिंह यादव का परिचय मायावती के भी संदर्भ में आता है कि कहाँ से मायावती को उठाया गया था और उनके साथ क्या किया गया था। मुलायम सिंह यादव का परिचय इसमें भी आता है कि जब उनकी जीत होती थी तो दलितों की बस्तियों में आग लगाकर जश्न मनाया जाता था। यह है मुलायम सिंह यादव का परिचय, और इसको इंडोर्स किया है मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण देके कि आप एक घोर जातिवादी नेता को पद्म विभूषण दे रहे हैं। अब इस पर लॉजिक क्या क्या आया, मतलब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनडिफेंसिबल, जिसका आप डिफेंड उसे कर ही नहीं सकते किसी तर्क से, लेकिन लोग हैं जो हैं बैठे हुए इस तरह से डिफेंड करते हैं। एक ने कहा कि, एक ने नहीं, कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने, मतलब एक होता है कि डिफेंड करना या एक होता है इग्नोर कर देना कि यार चलो लीडरशिप ने ऐसा कर दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए, इस पे जो भी विरोध कर रहे हैं करने दो। एक होता है उससे आगे बढ़कर उसे मास्टर स्ट्रोक बता देना। बोला गया कि यादव वोट में सेंध मार देगा मोदी का ये कारनामा, और देख लेना कि लोकसभा चुनाव में 2024 में इसका कितना फर्क पड़ेगा। यादव वोट में सेंध मार देगा। नाम के ही पहले यादव लगा हुआ है। जिस नेता को तुमने अवार्ड किया है उसके बेटे के विषैले बोल तुमने सुने हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ट्वीट आपने देखे हैं? आपको लगता है उस वोट बैंक में मुलायम सिंह यादव को एक मतलब पद्म विभूषण देके तो वो सपा से जो है अपना नाता तोड़ लेगा और जो है भाजपा को वोट करने लगेगा? वही बात आती है, फिर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? आप सोचिए, फिर से इस बात पर सोचिए कि वह यादव वोट बैंक जो दलितों के ऊपर जीत होने पर मायावती का जो काडर था उसको जो वोट देते थे उसकी बस्तियों में आग लगा दिया करते थे, वह वोट बैंक जो इस बात से प्रसन्न होता रहता है कि हाँ मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, वह वोट बैंक जो अभी भी बाबरी को लेके, आप जाके सपा के ऑफिशियल हैंडल पे जाके देखिए कि जब राम जन्मभूमि की बात होती है, केस जीत जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद कहीं और बनाने की बात होती है, तब ये देखिए 6 दिसंबर को आप जाकर देख लीजिए कि ये लोग किस तरह के ट्वीट करते हैं। और मैं कोई ट्वीट लगाऊंगा नहीं, ये जग जाहिर बात है ये लोग क्या करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि ओवैसी को कल को पद्म भूषण विभूषण जो है मोदी जी दे दे, और इसको डिफेंड करने वाले ये कहें कि गजब, अब मुस्लिम वोट में सेंध मार दी है मोदी जी ने। आपको लगता है किसी को एक अवार्ड देकर किसी के कट्टर वोट बैंक में सेंध मारी जाएगी? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण शरद पवार है। शरद पवार पे मैं आगे चर्चा करूंगा विस्तार में कि ये जो मोदी डिसीजन जस्टिफिकेशन कमेटी के जो सदस्य लोग बने हुए हैं कि हर डिसीजन को वाह मोदी जी ने किया है तो सही ही किया होगा, कुछ सोचकर ही किया होगा, तो वो लोग बताए कि शरद पवार को आपने पद्म विभूषण 2017 में दिया था। उस आदमी के क्या क्या लिंक थे इस्लामिक टेररिस्ट से, उस आदमी ने कैसे कैसे डिफेंड किया है, उसका NDTV पे वीडियो है कि ब्लास्ट मतलब 6 ही जगह हुआ, मैंने 7 जगह बोल दिया, ऐसे ही मतलब कुछ 1-2 जगह बढ़ा के बोल दिया था ताकि लगे कि हाँ ये सेकुलर चल रहा है। इसको दिया था, उसके बाद क्या हुआ?
दूसरा एक तर्क आता है कि आप नहीं समझते अजीत जी, राजनीति में कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, राजनीति में कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि महबूबा मुफ्ती से आपने हाथ मिलाकर कश्मीर में सत्ता में आए, आपको लगा कि किसी तरह से कम सत्ता में आकर ही, उनका सपोर्ट लेकर ही हम जो है कुछ पॉजिटिव करें उस राज्य के लिए। ये एक गोल समझ में फिर भी आता है। लेकिन उसी महबूबा मुफ्ती को या उसी उमर अब्दुल्ला को पद्म विभूषण दे देना, यह समझ में नहीं आता। मतलब एक बार को हम फिर भी अपने मन को समझा लेंगे कि आपने गठबंधन कर लिया होता समाजवादी पार्टी से। राजनीति में आप तो कह देते हैं, ये तो एक ध्येय वाक्य है राजनीति का कि राजनीति में कोई मतलब परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये सब कह के फिर भी चला लेते कि राजनीतिक मजबूरी है। जैसे कि आपकी बिहार में है कि आप जो है नीतीश कुमार के साथ आप रह रहे हैं, घिसट रहे थे, 2 बार धोखा दे दिया, फिर भी आप जो है घिसटते रहे उसके साथ। ये समझ में आता है कि आप सत्ता में रहना चाहते हैं, उससे राज्यसभा में आपको कुछ सीटें आ जानी है, उससे लोकसभा में अगर आप गठबंधन में लड़ेंगे तो आपका हो सकता है फ़ायदा हो जाएगा। होता फ़ायदा हमेशा दूसरे का ही। मायावती ने आपका काटा, महबूबा मुफ्ती ने आपका काटा, नीतीश कुमार ने आपका काटा, शरद पवार और अजित पवार ने आपका काटा। तो आप तो इस तरह से भी देखो, और आप इसको इंडोर्स करते हो कि हमने तो छोटे पार्टनर्स जो हैं उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया और हम हमेशा जो है सपोर्ट के रोल में रहे। ये कौन सी राजनीति है? इससे आखिर आपको कौन से लॉन्ग टर्म गेन्स हो रहे हैं? बिहार में क्या आपका कोई काडर बन पाया? खैर, ये विषयांतर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो बोल रहे हैं। फिर तो आपको अगर मतलब ये आपको लगता है ऐसा करके आप एक पॉलिटिकल कंपल्सन फिर लालू यादव को दे दीजिएगा। बहुत लोग हैं, आतंकवादियों को फिर जो है पद्मश्री पद्म भूषण देने लगे आप, क्योंकि ये लोग जिन्होंने मतलब गिरे हुए जो कार सेवक थे, एक एक के सर में 7-7 गोलियां मारी गई हैं। यहां पे ये रिपोर्ट मिल जाएगा, अजीत झा ने लिखा है। आप सोचिए कि कौन उस वर्दी में क्या वास्तव में अर्धसैनिक बल के ही जवान थे या फिर कोई जिहादी वो वर्दी पहन के वहां पे उतरा था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस राष्ट्र का अर्धसैनिक बल में कोई यूनिफॉर्म्ड इंडिविजुअल है वो एक गिरे हुए व्यक्ति के, मरे हुए व्यक्ति के सर में 7 गोलियां मारेगा। उसके लिए घृणा चाहिए। पुलिस जब फायरिंग करती है डिस्पर्स करने के लिए करती है, एम करके किसी एक की खोपड़ी में 7 गोलियां नहीं मारती है। और मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस में भले वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, वो फिर भी यह कुकृत्य कर ही नहीं सकता। ऐसा करने वाले लोग वर्दी पहन के कुछ इनके ही लोग होंगे, क्योंकि और किसी तर्क से मैं ये समझ नहीं सकता। और आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ चीज़ें करनी पड़ती। एक ने लिख दिया कि नोटबंदी भी 2016 में हुई थी, पाकिस्तान की हालत देखो। दोनों चीज़ों में कोई संबंध नहीं है। ये वही बात हो गई कि आप जो है पेट से उदर वायु निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आकाश में उल्का पिंड टूट रहा है और दोनों का संबंध है। आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने नया संसद बनवाया इसीलिए उसके कुछ साल बाद देखो तो कर्तव्य पथ बना और उसके कुछ साल बाद इलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ने 40,000 एम्प्लॉय फायर कर दिए। कोई संबंध नहीं। नोटबंदी भारत में हुआ है। नोटबंदी सबसे ज़्यादा ठीक है कि ये लोग नकली नोट छापा करते थे, पाकिस्तानी और उधर हमारे बंगाल साइड में छपा करता था। तो क्या उसी से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी? ये कौन सी मतलब ये बेहुदा लॉजिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ यह कहने के लिए कि तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा मास्टर स्ट्रोक। जैसे कि मुझे अभी तक सही में समझ में नहीं आ रहा है कि नोटबंदी का पाकिस्तान से क्या लेना देना है भाई। पाकिस्तान की इंटरनल डेमोक्रेसी
टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, चीनी कर्ज है उसके ऊपर, बाढ़ आया, $33 बिलियन का नुकसान हो गया, 30% पॉपुलेशन जो है उसके सर पे छत नहीं है, आटे के लिए मार हो रहा है। इसका नोटबंदी से क्या लेना देना है? कुछ भी कहा के मतलब चला दोगे। आप यह भूल गए, जब आपने पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह यादव को, तो आप यह भूल गए कि उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं सपा के कार्यकाल में। बसपा के कार्यकाल में फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ करता था, ये उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आपको बता देगा। लेकिन जो मेहम सपा के कार्यकाल में होता है, और आप देखिए कि ऐसे ऐसे बयान हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनकी हम लिस्ट बना के रखे हुए हैं, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे इनको। आपका पूर्व मुख्यमंत्री गुंडों जैसा बयान देता है और उसके बाद फिर रोता है कि नहीं, आप कहते हैं कि बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और टीवी वाले लिखते हैं सपा के गुंडे। भाई, जब इस तरह का बयान तुम्हारा टॉप लीडरशिप देगा तो उसके बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में और क्या लिखा जाएगा? दंगे अनवरत हुए हैं सपा के कार्यकाल में। राम मंदिर, 30 अक्टूबर गोलीकांड जो हुआ था, जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा था, रामपुर तिराहा, मतलब ये 2 गोलीकांड तो सबसे बड़े हैं। कोई भी वैसी पार्टी या वैसा लीडर जो स्वयं को भगवान राम के विचारों से प्रभावित बताता है, भगवान राम के चरणों का सेवक स्वयं को कहता है, जिसकी पूरी राजनीति राम मंदिर को लेकर ही थी, वो कैसे मुलायम सिंह यादव को इंडोर्स कर सकता है? तुम एक तरफ कोठारी बंधुओं का त्याग भी लिखते हो, बलिदान भी लिखते हो, कैसे उनको घर से खींच कर निकाला गया था और मारा गया था उनको, और तुम दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को जिसने यह स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर उस दिन 16 की जगह 30 लोगों को भी मारना पड़ता तो मैं उसको गोली चलाने का ऑर्डर देता, मैं उसे वापस नहीं लेता। हाउ कैन यू इंडोर्स दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी? मर गया, खप गया वो व्यक्ति, उसे भुला देते। आप एक तरफ बोलते हो कि नहीं, हमारे पद्म पुरस्कारों की सूची देखिए, अननोन चेहरों को हम देते हैं जो वाकई कुछ काम कर रहे हैं, और एक तरफ आप मुलायम सिंह यादव को दे रहे हैं। क्या कॉन्ट्रास्ट है, इसको कैसे डिफेंड करोगे? अब हम चर्चा करेंगे शरद पवार की। याद कीजिए 2017 में उसको भी पद्म विभूषण दिया गया था, और पूरा ऐसे दिखाया गया था कि अब देखना महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीस के 2 दिन के मुख्यमंत्रित्व के बाद ही दिख गया था, अजित पवार ने जो काटा था उनका। और क्या लाभ हो गया? नहीं, बहुत एकदम ग्रामीण महाराष्ट्र के वोट जो है वो भाजपा को चले गए। मतलब जो नेता अभी जीवित है, जिसकी रैलियों में भीड़ जुटती है, उस नेता के कहने से उसके रैलियों में आने वाले उसके पार्टी के कार्यकर्ता या उसके समर्थक एनसीपी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट दे देंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा ने उनके नेता को पद्म विभूषण दिया है। कौन सा तर्क है? फिर वही बात है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या लाभ हुआ उसका? महाविकास अघाड़ी आई, उसमें क्या भाजपा थी साथ में? आपके कोलिशन पार्टनर को, जो लंबे समय से आपके साथ थे, प्रखर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे वहां पे, उसको आपसे तोड़ करके हटाया, और आपके आइडियोलॉजिकल वॉर को, उसको आप देखिए कितना डाइल्यूट कर दिया। और सिर्फ वही नहीं, पिछले 2.5 सालों में जो ये एमवीए की सरकार थी, आप देखिए परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, एक कौन नवाब था इनका, एक मंत्री था, वो भी शायद अभी
जेल में ही है। अर्नब गोस्वामी वाला कांड हुआ, सुशांत सिंह राजपूत वाला कांड हुआ, 100 करोड़ की वसूली की जाती थी, सचिन वाजे पुलिस अफसर जो था। और फिर कोरोना में मुंबई में क्या हाल था, आरए का डेवलपमेंट रोका गया, मेट्रो का डेवलपमेंट रोका गया। ये 9-10 चीज़ें तो मैंने आपको गिना दी। ये एमवीए ने किया था, क्या फ़ायदा हो गया? तो भाई 5 साल पहले जब आपने ये कांड किया था, अब 5 साल नहीं 6 साल हो गए, 6 साल में आपको पता नहीं चला कि आपने इस तरह का जो कार्य किया और किसको आपने दिया था? शरद पवार की क्या पहचान है? यही ना कि जोड़ तोड़ की राजनीति में एकदम सबसे बढ़िया ब्रेन है उसका। आप इन लोगों को इंडोर्स कर रहे हैं। ये लोग आपके लिए राजनीति और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के सबसे उच्चतम स्तर के व्यक्ति हैं। ये सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, इनका अनुसरण करना चाहिए। इन लोगों को आप इंडोर्स कर रहे हैं। एक और चीज़ हुई पिछले सप्ताह, अजमेर शरीफ दरगाह पे चादर भेजी गई। उसी समय में गौतम गंभीर ने यहाँ पे निजामुद्दीन का है, उसमें वो जाके मत्थे टेक रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चलो 10 साल पहले तक लोगों को पता नहीं था ये दरगाह में ये जो चिश्ती हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उनका इतिहास क्या रहा है। इग्नोरेंस में किया होगा, ठीक है। अब तो आपको इतिहास पता है। आपको ये मोइनुद्दीन निजामुद्दीन चिश्तियों इनके बारे में पता नहीं है। हर दिन मंदिरों में गाय कटवाने का आदेश देता था। ये आया था तो इसका मतलब रिटन है, किताबों में लिखा हुआ है कि इसका काम था काफिरों को मौत के घाट उतारना। जिस गजवाए हिंद की बात आज होती है, ये सब उस समय 400 साल पहले 300 साल पहले ये लोग जितने भी ये सूफियों का यही काम ही था कि एक तरफ तुम गाना बजाना कव्वाली एकदम मोहे अपने ही रंग में रंगले निजाम करते रहो, और उधर रंग कौन सा है, खून का रंग है, काट रहे हिंदुओं को। इनके यहां आप चादरें भेजते हो, क्या तर्क है इसके पीछे? आज जब अजमेर शरीफ के बारे में, मतलब न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वर्तमान में भी बलात्कार का एक केंद्र रहा है अजमेर शरीफ। हिंदुओं को काटने के लिए वहां से संचालित किए गए हैं, उसी दरगाह से उनका रिश्ता रहा है। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, 6-8 महीने बीत गए। खूनियों के समर्थक सड़कों पर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल भी सर्तन से जुदा के नारे लगे हैं। आप ऐसे जगहों पे चादर भेज करके किसको इंडोर्स कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को ना। यहां भाई कल को कोई और नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए तो उसकी गर्दन काट देना। इफेक्टिवली आप यही कर रहे हैं। भक्त लहालोट हुए जा रहे हैं। भाई सैफरन भगवा चादर, अबे उसका रंग ही सैफरन है, चिश्ती रंग उसको बोलते हैं वो लोग। थोड़ा देख लो पढ़ के जाके, पूरा का पूरा इन लोगों का लॉजिक तर्क जो है वो मीम मटेरियल बन गया है। फिर जो तुम्हें समझाने जाएगा उसको गाली दोगे। क्या आप मोदी जी से ज्यादा जानते हैं? ये कब तक बेचोगे कि मतलब ये साबुन घिसकर गायब हो चुका है, मोदी जी से ज्यादा जानने वाला। मोदी जी को क्या मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया था? मतलब तुम ये कह रहे हो कि पूरे देश की कलेक्टिव विजडम से अधिक विजडम जो है मोदी जी में। तो फिर उनके जो नेता हैं, उनके मंत्री हैं, क्यों रोना रोते रहते हैं अजमेर शरीफ दरगाह में जो है बलात्कार हुआ? जाके देखो ये लोग ट्विटर पे क्या शेयर करते हैं। या तो अपने मंत्रियों को कंट्रोल कर लो, बोलो कि भाई सब टोपी पहन के जो है लेटे 5 बार नमाज पढ़ें, नहीं तो ये नौटंकी बंद करो और वो वाला दिखाना बंद करो कि मोदी ने जो है टोपी पहनने से मना कर दिया। मोदी ने टोपी पहनने से मना किया और उसके बाद जो जो करना था सब किया है।
इस सत्य को झुठला नहीं सकते हो। और थोड़ी भी शर्म बची है तो ऐसे कुकृत्यों को डिफेंड करना छोड़ दो, नहीं तो वही मीम बनकर रह जाओगे कि नहीं सर्दी बीतने के बाद मोदी जी ने चादर भेजी है। यही तो मास्टर स्ट्रोक है, मीम बनकर रह जाओगे। बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। एक लोकतंत्र में समर्थन देना एक बात होती है, ठीक है, वोटिंग होगी, तुम भाजपा को वोट दो, इससे इनकार नहीं है। लेकिन वही पार्टी जिसकी पूरी राजनीति और विचारधारा तुम्हारे सामने है, जिसके दम पर वो वोट मांगती है तुमसे, एकदम ही अलग चले जाते हो, उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों नहीं बंद हो सकती है नौटंकी? नौटंकी ही तो है। राम मंदिर के लिए तो मैंने नहीं देखा कि ध्वजा भेज दी हो मोदी जी ने। राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी गई ध्वजा? सोमनाथ मंदिर के लिए गई ध्वजा? नहीं गई ना। तो फिर ये उर्स की नौटंकी क्यों होती है, ये चादर भेजने की, फूल वालों की सैर? मतलब कब तक नरसंहारों को करने वालों को ये चादरों और इससे छुपाते रहोगे? हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था, चैप्टर है इनके ऊपर, और इनका सत्य ये है कि ये इनके हाथ नहीं, पूरा का पूरा शरीर जो है हिंदुओं और गौ माता के रक्त से सने हुए हैं। इनके लिए आप चादर भेजते हैं। और देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। ठीक है, चादर भेजना था, भेज लिए तुम। एक बार बोल दोगे नहीं परंपरा चली आ रही है। परंपरा तो इफ्तार की भी थी। ठीक है, भेजा तुमने। तुमने इसी दरगाह के बारे में कितनी बार नकारात्मक चीज़ों के आने पे कुछ बोला है? कब बोला था पिछली बार? कन्हैया लाल की हत्या के बाद एक भी स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी के हैंडल से? 6 हत्याएं हुई थी जुबैर द्वारा उस वीडियो को शेयर करने के बाद। 6 हिंदुओं को मारा गया था। कितनों का कंडेमनेशन आ गया। तो यहां पर तो दो तरफा लात खा रहा है हिंदू। गला कट जाए तुम्हारा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा। काय भाई प्रधानमंत्री व्यस्त आदमी है, उसको राफेल भी खरीदना है, उसको बाइडेन को भी देखना है, पुतिन को भी संभालना है, सब कुछ है। यही तर्क देते हो ना। फिर ये चादर देने के लिए कहाँ समय निकल आता है उसके पास? चादर देना ज़्यादा आवश्यक है, या फिर जो ये सर तन से जुदा ब्रिगेड है उनके हृदयों में भय पैदा करना कानून का, विधि व्यवस्था का? 6 लोगों की लाशें अधिक आवश्यक हैं, या फिर तुम्हारा ये चादर? इस पर जो है सोचना चाहिए मोदी को भी, उसके समर्थकों को, उनके कैबिनेट को भी। एक और तर्क आता है कि मोदी कांट बी सीन एक्सक्लूडिंग द माइनॉरिटीज। स्कॉलरशिप बढ़ाते जा रहे हो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप। आप पता कीजिए कितना % माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यक आयोग वस्तुतः मुस्लिम आयोग है। अल्पसंख्यक सिख भी है इस देश में, बौद्ध भी है, जैन भी है। और देखिए कि स्कॉलरशिप्स जो आती हैं वो किसको जाती हैं, चाहे स्टेट्स के लेवल पे हो या फिर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के स्तर पे हो। आप कहते हो नहीं देखिए हज की सब्सिडी हमने हटा दी, तो खुद ही तो ये भी बोलते हो कि हाँ हमने हटाई, लेकिन आप देखिए कि उससे ज़्यादा पैसा हमने आपके मदरसों के नवीनीकरण के लिए दिया। मदरसों का नवीनीकरण? क्या वहाँ पे CBSE सिलेबस पढ़ाया जाता है? गुरुकुल का नवीनीकरण कब होगा? उसके लिए कितना अलॉट करते हैं आप पैसा? कैन दैट अमाउंट बी मैच्ड? मदरसों के लिए जितना पैसा देते हो तो हिंदुओं की संख्या तो 4 गुना अधिक है। तो क्या अपने गुरुकुलों के लिए, अगर मदरसों को 100 करोड़ दे रहे हो तो 400 करोड़ देते हैं आप गुरुकुलों के लिए? नहीं देते हो। आपने बौद्ध मठों के लिए, जैन मंदिरों के लिए, या उनकी जो पाठशालाएं हैं, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए कभी फंड देते हो? नहीं देते हो। तो ये स्पेशल फोकस जो है इनके ऊपर ही क्यों है?
चादर भी इनके लिए, पैसा भी इनके लिए, रक्तपात ये करें तब चुप्पी भी इनके लिए। बाकी टाइम में जो तुरंत नहीं, गौरक्षक जो है गुंडे हैं, ये सब आपका निकल के आ जाता है सामने। हर उस समय पर जब आपको नहीं बोलना चाहिए, मोदी ने ट्वीट किया और बोला है, और जहां बोलना चाहिए वहां पे चुप रहते हैं, नहीं बोलते। और संभवतः कारण के केवल और केवल यही है कि हिंदू जो है बार बार वोट देता है, और यही कह के इनके मतलब जो भी ये जस्टिफिकेशन समिति के सदस्य हैं वो यह कहकर ही तो बुनाते हैं, अयोध्या कॉरिडोर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, उज्जैन, तो क्या ये सरकार के पैसे से बन रहा है? सरकार ने 1 रुपया दिया था राम मंदिर में सांकेतिक तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें नहीं हो सकती इन्वॉल्व। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को हमारे मंदिरों में इन्वॉल्व होना है। हमारा पैसा ले संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री जो है, हमारा पैसा ले मंदिरों का, और वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है उस समिति में, मंदिर को कंट्रोल वाली समिति में मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, उसकी सैलरी में जा रहा है। वही पैसा तो डाइवर्ट होके फिर ये जो माइनॉरिटी स्कीम है उसमें जा रहा है। आप रेप सेंटर्स को इंडोर्स कर रहे हैं मोदी जी, जब आप अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रेप सेंटर्स को और सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले, और वहां से निकलकर मोहम्मद रियाज और गौस ने जो गर्दन काटी कन्हैया लाल का, उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं, और हमारी आंखें बंद नहीं हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या यह आवश्यक था, ये करना अनिवार्य था? नहीं, मतलब चूंकि मुलायम सिंह यादव मर गए तो आपको अब स्टेट्समैनसी दिखना है कि नहीं, हम तो स्टेटमैन है भाई, हम तो हमारे जो राजनीतिक दुश्मन हैं हम उनको भी देते हैं। बहुत लोग हैं, मतलब अगर इस लॉजिक से चला जाए, बहुत लोग वेट कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों का। सैयद अली शाह गिलानी, वो भी मर गया बेचारा, उसको भी दे दो, उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यादव वोट बैंक है, वहाँ कश्मीर का मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें भी सेंधमारी करने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव, खैर वो मरे नहीं है, लेकिन वो मरणावस्था में ही है, वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं, तो उनको भी दे सकते हो ना। उनको आप जेल में तो रख नहीं पाए, आपका जो अभियोजन पक्ष होता है वो तो अभी तक उसको जेल में नहीं रख पाया। वो आदमी मेडिकल लीव लेके जो है बीच पे घूम रहा है। वैसे व्यक्तियों को आपको दिख रहा है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसको पद्म विभूषण कम से कम दीजिए, मरते मरते आदमी को हो सकता है जान वापस लौट आए। और मरणोपरांत जब भारत रत्न ये सब की व्यवस्था है ही, औरंगजेब से क्या दुश्मनी है भाई साहब आपको? उसके नाम पे रोड है ही, उसकी जो मतलब उसकी भी मजार बनी हो, उसको भी दरगाह उरगाह में औरंगजेब साहिब या शरीफ करके बना दो, कुछ वहां पर भी बना दो, और मूर्ख हिंदू जो वहां पे भी जाएगा चादर चढ़ाने, माथे पे डलिया लेके, फूल और ये सब लेके जाते ही तो हैं। बना दो औरंगजेब शरीफ, और देखो हिंदुओं, मूर्ख हिंदुओं की भीड़ जो है वहां पे जाएगी चादर चढ़ाने के लिए, और भारत रत्न उसको दे दो तो क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा। सारी डिबेट ही मोदी जी आप जीत लेंगे। आप कहेंगे कि भाई हमने तो उनको भी दिया है, खाली रोड वोड नहीं, प्रॉपर भारत रत्न थे वो, और जब का भारत था और अपने हिसाब से वो काम कर रहा था, उस हिसाब से भारत रत्न तो मिलना भी चाहिए। आप देखिए मुलायम और औरंगजेब को, आप देखिए कि मुलायम ठीक है कि आज के समय में मंदिरों को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन हमने सुना था कि उनके समय में मंगलवार को आरती तक बंद करवा दिया गया, घंटी वंटी बजाने से मना कर देती थी पुलिस जाके। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, औरंगजेब ने तो गोली कभी नहीं चलवाई भाई। 30-40 हजार मंदिर तुड़वा दिए, और क्या किया? मंदिर ही तुड़वाया, गोली थोड़े चलाया। तो उस हिसाब से भी औरंगजेब और मुलायम सिंह यादव में बहुत पैरेलल्स हैं, और औरंगजेब तो फिर भी अच्छा ही दिखता है, तो उसको पद्म विभूषण से थोड़ा ऊपर भारत रत्न की अनुशंसा जो है वो मैं करता हूँ, और अपने विदेशियों को भी दिया है।
संभवतः खान अब्दुल गफ्फार खान को, और जो इनविक्टस फिल्म जिनके ऊपर बनी है उनको भी आपने दिया है, नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न। तो तालिबान के जो अभी हैं उनको भी भारत रत्न दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है उसका तो एक रीजन भी, मतलब जस्टिफिकेशन में देखे तुरंत आ जाएंगे लोग, कहेंगे देखो तालिबान वालों ने अभी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया और बांग्लादेश सरेंडर वाला वो फ़ोटो दिखा के, तो वो हमारे साथी हैं और उन्हें जो है अभी आवश्यकता है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए तालिबान की जो है हेड है उनको दे देना चाहिए भारत रत्न, एक अच्छा संदेश जाएगा। जब इफ्तार रोका जा सकता है और उसको आप अभी तक भुनाते रहते हो, तो फिर ये बुलशिटरी जो चल रही है इसको क्यों नहीं रोक सकते? ये प्रश्न तो हम लोग पूछेंगे आपसे, और इसका मतलब ये कहाँ जाकर रुकेगा? ये खुद ही बोलते हो, मतलब खुद ही बोलते हैं कि तुष्टीकरण, जितना मतलब रैली होगा इनका सब में चार्ज करेंगे तुष्टीकरण का, और आपको जो करना है मतलब बोले कि वो देखो वो पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, और मैं तो वाटर पीता हूं। तृप्तिकरण क्या है? तुष्टीकरण ही तो है। तुष्टीकरण का बाप है तृप्तिकरण। तुष्टीकरण में कम से कम आदमी को पता है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं तो हमको वोट मिलेगा। आप तो तृप्तिकरण और स्नेह यात्रा पे चले गए कि नहीं, वोट दें या ना दें, हमें जो है इनके लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो कुछ करो ना भाई, उनके इलाके में सड़कें बनवाओ, उनको जो है एजुकेशन दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको रेडिकलाइजेशन जो है उससे मुक्ति दिलाओ। कि तुम जो है रेप सेंटर को इंडोर्स करोगे, तुम सरतन से जुदा वाली जगहों को इंडोर्स करोगे, अजमेर शरीफ में चादरें भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो। क्या यह स्टेट का कार्य है? मुझे नहीं लगता है कि है। लोग कह देते हैं कि अजीत जी आपकी समझ बहुत कम है। जब मेरी समझ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे स्कूल में गया, अच्छे कॉलेज में गया, अच्छे यूनिवर्सिटी में गया, जब मेरी समझ पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो जो मोदी जी को आम जनता वोट देती है, जो मुझसे कम क्वालिफाइड है, जिसकी शिक्षा मुझसे कम हुई है, उसको ये समझ में आ जाएगा। इतना जो जोड़ तोड़ बता रहे हो, एक महोदय लिख रहे थे एक ग्रुप में कि आप तेल की धार देखिए। यह है, मतलब मैं एक ग्रुप में हूं, उसमें लिख रहे थे कि आप तो बस देखते जाइए कि मोदी ने इतने जगह सेंध मार दी है कि विपक्ष में भ्रम फैल गया है। मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पढ़ते जाओ। विपक्ष में भ्रम फैल गया कि मोदी कहां सेंध मार रहा है, और यही 350 सुनिश्चित हो जाएगी और आप तेल की धार देखिए। ऐसे लोग हैं। भाई मुझे तेल की धार नहीं देखनी है। आप तेल की धार और जिस जिस चीज की धार होती है उसके नीचे सर झुका के लेते रहिए, नहा लीजिए, उसमें झाग भी आएगा, माथे में शैम्पू भी हो जाएगा आपका। तब आप लोगों को चिढ़ाता है, फिर अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तब आपको मिर्ची लगती है। नेता का समर्थन कीजिए, प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन कीजिए, लेकिन जब आपको लगे कि यह उनके द्वारा ही प्रतिपादित जो भी मूल्य हैं, विचार हैं, उनके विरोध में जा रहा है, तो उसकी आलोचना करना भी उसी समर्थक का कार्य होता है। नहीं तो फिर आप में और छाती में बम बांध के कैब बुलाते हुए जो लोग फट जाते हैं बाजारों में, क्या अंतर है? आप भी तो रेडिकल ही बने जा रहे हैं। आप भी तो मोदी जी को लेकर कट्टर बन रहे हैं। राजनीतिक शक्ति दीजिए, उनको संबल दीजिए, उनको जिताइए चुनाव में, लेकिन आपका समर्थन देना और आपका मोदी जी के पीछे खड़े होना, यह नहीं मतलब आपके आलोचना के अधिकार को समाप्त नहीं कर देता है। आलोचना करना आपकी अपनी अंतरात्मा के लिए होता है। आलोचना करने से मतलब ये मानकर मत चलिए कि मैं आलोचना कर दूंगा तो मुझे 10 लोग जानेंगे। नहीं,
आलोचना आपको एक सही नागरिक बनाता है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं कि हम सभ्यताओं के युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं और हमें जो है राजनीतिक शक्ति चाहिए, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं आपको ये कहाँ कह रहा हूं कि आप वोट मत दो मोदी को इसके लिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मोदी जी को, बलात्कार के केंद्रों को, हत्यारों को, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को, वैसे लोगों को एंडोर्स करने से मना करो जो मंदिरों में गाय काटते थे और वहाँ राजस्थान में बोलते थे कि यहाँ से हिंदुओं का सफाया करो, राजपूतों को काटो, हटाओ काफिरों को। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।